तो दोस्तों हमने इसके जो गोइंग प्लेसेस इसके पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो सोफ़ी होती है उसके पिता होते हैं और जियोफ होता है, उनके बीच एक कन्वर्जेशन चल रही होती है और जिसके बाद जो सोफ़ी के फादर होते हैं उससे कहते हैं कि तुम इन्हीं सब कहानियों की वजह से अपने आप को किसी मुसीबत में डाल लोगी, और जो जियोफ है वो तुम पर भरोसा नहीं करता, मतलब कि तुम्हारी बातें ऐसी, मतलब तुम उसकी छोटी बहन हो इसलिए तुम्हारी बातें सुनता है। तो आज आज हम इसके आगे की बातें पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, और इस चैप्टर को आज इस पार्ट में एंड करेंगे। तो चलिए अब इसके आगे की शुरुआत करते हैं। तो अब जो होता है, जो सीन होता है, वो जियोफ के रूम का दिखाया जाता है, जिसमें जो उसके टेबल पे एक टेबल लैंप होता है और वो एम्बर ग्लो कर रहा होता है। एम्बर ग्लो का मतलब या तो ब्राउन टाइप या फिर लाइट ब्राउन या फिर येलोइश टाइप कर रहा होता है और वो दीवार पर बिल्कुल ग्लो कर रहा होता है। तो वहाँ पे ये भी दिखता है कि जो उसके रूम होता है उसके अंदर 2-3 यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड के पोस्टर लगे होते हैं, जिसमें कि डैनी कैसी भी होता है। डैनी कैसी के बारे में तो मैंने आपको बताया था, वो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है, तो इसके बारे में भूल मत जाना, ये भी एक मेन कैरेक्टर है। तभी जो कैसी की फ़ोटो देखकर फिर जो सोफ़ी होती है वो ये कहती है कि मैं तुम्हें एक और बात बताऊं। तो जो जियोफ होता है वो कहता है अब बताने के लिए रह ही क्या गया है। तो जो सोफ़ी होती है वो कहती है तुम पहले प्रॉमिस करो, मैं पक्का बताऊंगी, वरना। तो कहता है नहीं तुम ऐसी बताओ। तो जो सोफ़ी होती है वो कहती है नहीं तुम प्रॉमिस करो, अगर डैड को ये बात पता चली तो वो मेरा मर्डर कर देंगे। तो जियोफ कहता है वैसे भी डैड तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे ही नहीं, तो वो तुम्हारा मर्डर क्यों करेंगे। लेकिन फिर जो सोफ़ी होती है वो कहती है प्लीज़ जियोफ, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज़ प्रॉमिस करो, मैं पक्का सच में बताऊंगी। तो जो जियोफ होता है वो कहता है तुम अभी भी स्कूल की लड़की हो, एक मतलब स्कूल में हो, जो डैनी कैसी है वो इतना बड़ा फेमस आदमी है, तो वो उसके पीछे इतनी सारी लड़कियां मंडराती होंगी, तो वो तुम्हारे पीछे क्यों आएगा। तभी जो सोफ़ी होती है वो कहती है नहीं, मैं वो मेरे पास नहीं आया था बात करने, बात तो तुम वैसे सही कर रहे हो लेकिन वो मेरे पास नहीं आया था बात करने, मैं ही उसके पास गई थी। और हाँ उसके पास बहुत लड़कियाँ आएंगी लेकिन उनसे उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं उनके पास कोई भी नहीं आता है, मतलब वो किसी से बात नहीं करते, वो बिल्कुल ही शांत किस्म के आदमी हैं। ऐसी ऐसी बातें वो उसे बताती है। तो जियोफ कहता है अच्छा तुमने पहले बात की थी। वो कहती है हाँ, मैंने जाकर उनसे बोला कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ही डैनी कैसी हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैं ही डैनी कैसी हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और ऐसे करके वो जियोफ को ये बातें बता रही होती है। तब सोफ़ी कहती है कि हाँ, जैसे उन्होंने बोला कि हाँ मैं ही हूँ, तो मैं उनकी आवाज़ से ही पहचान गई थी, क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा हमने उनके इंटरव्यू में देखा था। तो तब मैं उनसे अपने छोटे भाई जो डायरेक्टर है उनके लिए उसके लिए ऑटोग्राफ के लिए भी पूछती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं कैसे दे सकता, क्योंकि हमारे पास ना दोनों के पास हम में से किसी का पेन और पेपर नहीं था, और उसके बदले जो उन्होंने ऑटोग्राफ नहीं दिया, उसके बदले उन्होंने मेरे से थोड़ी देर और जो रॉयस क्लोथ की जो शॉप थी उसके सामने खड़े होकर बात कर ली थी, और उन्होंने मेरे से ये भी कहा था कि मैं तुमसे अगले हफ्ते फिर से यहाँ पर मिलने आऊँगा। तो ऐसा वो उसे बताती है। मतलब कि जो जॉब कहता है, मतलब कि जो डैनी कैसी है वो तुमसे उतनी दूर से मिलने तुम्हारे होम टाउन में यहाँ पर आएंगे। तो जो सोफ़ी होती है वो उसे कहती है क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। और फिर जो सोफ़ी होती है वो जो उसके रूम में एक चेयर होती है उसके ऊपर उसका जो जियोफ का एक कोट सा टाइप जैकेट पड़ा होता है, जिसे वो देखती है। बेशक वो शाइनी नहीं होता है, शाइनी होता है दिखने में, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे से नहीं रखा होता है, मतलब मोड़ के रखा होता है। तो सोफ़ी कहती है अगर तुम, मतलब कि अगर मेरा भाई जो है वो अपने कपड़ों को अच्छे से रखे और अपनी क्लोथिंग सही कर ले तो वो बहुत ही हैंडसम दिखेगा, क्योंकि वो टॉल है और बिल्कुल उसका डार्क फेस है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा दिखेगा, बिल्कुल हैंडसम दिखेगा। इतने में जो जियोफ होता है वो कहता है कि तुमने जो स्टोरी बताई है ना वो बिल्कुल अजीब सी है, मतलब कि विश्वास का तो नहीं पता है लेकिन जो स्टोरी बिल्कुल अजीब सी है, मतलब इस पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता, या ये भी बिल्कुल ऐसी बातें कहता है। और फिर यहीं पर जो ये वाला सीन होता है वो बिल्कुल एंड हो जाता है और अगला सीन शुरू होता है। अब जो सीन आता है वो अगले सैटरडे का होता है, जिसमें जो जियोफ होता है और सोफ़ी होती है उसकी फैमिली जो होती है वो सारी की सारी फुटबॉल स्टेडियम में उनका मैच देखने जा रही होती है, जहाँ पर जो डैनी केसी का मैच होता है। तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कि जो जियोफ होता है वो स्टेडियम में मतलब पीछे की तरफ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है, और जो उसका परिवार होता है, सोफ़ी, ये सब, डेरेक और उसके फादर, वो जो गोल करने वाला नेट होता है ना ठीक उसके पीछे बैठे होते हैं, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि डैनी कैसी पास करो। जो उसके फादर होते हैं पास करो पास करो, डैनी कैसी बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन जो डैनी कैसी होता है वो पास नहीं करता है, और वो बिल्कुल दो जो डिफेंडर्स होते हैं उनके बीच से भागता हुआ बॉल को निकालकर डजन यार्ड्स दूर से गोल कर देता है। जो गोल कीपर होता है वो भी उस बॉल को नहीं रोक पाता, और ऐसे 2-0 से जो यूनाइटेड टीम है वो जीत जाती है। और यहाँ पे ये भी पता चलता है जो कि डैनी कैसी है वो बहुत ही इनोसेंट मैन भी है। फिर जब मैच खत्म हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं, तो जो सोफ़ी का परिवार होता है वो जब घर आ रहा होता है, तो रास्ते में जब वो बस में जा रहे होते हैं तो एक आदमी मिलता है, वो कह रहा होता है कि काश जो डैनी कैसी है वो एक इंग्लिश मैन होते। जब वो घर पहुंच जाते हैं तो जो टीम जीत गई थी उसके जीतने की खुशी में जो सोफ़ी के फादर होते हैं वो सेलिब्रेट करने पब में चले जाते हैं, और जो जियोफ होता है वो अपनी माँ से कहता है कि इस बार फुटबॉल मैच है जो वो आयरलैंड ही जीतेगी। अब इस सीन के खत्म होने के बाद जो अगला सीन होता है उसमें जो सोफ़ी होती है और जो जेंसी उसकी फ्रेंड होती है वो दोबारा मिलते हैं। तो जो जेंसी होती है वो सोफ़ी से पूछती है क्या तुम डैनी कैसी से मिली थी। तो जो
सोफ़ी कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता? तो जेंसी बताती है कि ये मुझे अपने मेरे मतलब बड़े भाई ने बताया। तो जो सोफ़ी होती है वो ऐसा सोचती है, जो जियोफ है उसने अपने फ्रेंड को बताया, मतलब कि जो जियोफ का फ्रेंड था ना, उसी की बहन थी ये जेंसी। तो उसने उसको बताया और इसने उसको बताया। तो फिर वो जो सोफ़ी होती है वो ऐसा सोचने लगती है कि मैं तो जियोफ को अच्छा समझती थी, मैं उससे अपने सारे सीक्रेट शेयर करती थी, लेकिन वो अपनी मेरी सारी बातें मतलब कि मेरे उसने दोस्त को बता मतलब उसने अपने दोस्त को बता दी। तो उसका उस समय पे कहती है कि यार इसने तो मेरे साथ मतलब मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, और ऐसी-ऐसी बातें वो सोचने लगती है। और वो ये भी सोचती है कि अब जेंसी जो है अब ये सारी बातें मतलब नेबरहुड में फैला देगी और इन सबको पता चल जाएगा। तभी वो जो सोफ़ी होती है वो ये सोच लेती है कि जो जियोफ है उसने खाली इतना ही बताया। तो वो जेंसी से पूछती भी है, क्या तुम्हें कितना पता है? तो जेंसी उसे बताती है कि मेरे भाई ने तो मुझे इतना बताया कि तुम उस दिन डैनी कैसी से मिली थी। फिर सोफ़ी ये सोचती है कि मतलब मेरे भाई को थोड़ा तो बिलीव है, उसने ये नहीं बताया कि हम इसे अगले हफ्ते दोबारा वो मुझसे मिलने वाला है। तो वो ऐसा सोचती है, मतलब उसे फिर से थोड़ा सा बिलीव करने लगती है। तब जेंसी उसे कहती है कि काश मैं भी उस समय तुम्हारे साथ होती जब तुम डैनी कैसी से मिली थी। जो सोफ़ी होती है उससे कहती है कि प्लीज़ तुम ये सारी बातें जो अपने नेबरहुड में मत बताना, वरना अगर मेरे पापा को पता चला तो हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी। मतलब कि अरो, यहाँ पे उसने अरो का यूज़ किया था, अरो मतलब लड़ाई होती है। तो फिर जेंसी एकदम मतलब शॉक होकर ऐसे कहती है कि अरो, मैं तो सोचती थी कि तुम्हारे घर में सब प्यार से मिलकर रहते होंगे, ऐसी ऐसी बातें वो कहती है। तो जो सोफ़ी होती है वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पिता जो है वो मतलब मेरे फादर जो है वो मुझ पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा झूठ बोलती हूँ। तो प्लीज़ ये तुम बातें किसी को मत बताना, क्योंकि उन्होंने ऐसा भी कहा था कि अगर तुमने फिर से ऐसी बातें की तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, मतलब कि गुस्से में, और जिस वजह से हमारे घर में लड़ाई भी हो सकती है। और तुम्हें पता ही है अगर लड़ाई होगी तो मेरी मम्मी कैसे रोती है, इसीलिए तुम ये बात किसी को मत बताना। तो जेंसी कहती है कि नहीं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, और तुम्हारे घर के सामने कोई भीड़ नहीं लगेगी नेबरहुड्स की, और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब जो उसी सीन के मतलब आगे की बात होती है कि उसमें दिखाया जाता है कि जो सोफ़ी होती है वो एक कैनाल के साइड में जो पाथ होता है उस पर चल रही होती है। मतलब बेसिकली कनाल ये होता है कि जैसे कि कोई नदी के बीच में एक लैंड होता है, तो जो शिप्स होती है उनको जाने के लिए नदी को पूरा घूमना पड़ेगा, तो उसके बजाय बीच में जो लैंड होता है उसको थोड़ा सा काट कर उसमें पतला सा रास्ता बना दिया जाए ताकि शिप सीधे से निकल जाए, उसे ज़्यादा ना चलना पड़े। तो वैसा ही वहाँ पे बना हुआ था, और जो उसका जहाँ पर शिप्स खाली होती थी, मतलब कि जो उसका प्लेटफॉर्म था वो लकड़ी का और स्टोन का बना हुआ था, तो वो उधर की तरफ चल रही थी। तो जब वो चल रही होती है तो वो देखती है, मैं ये नोटिस करती है कि जो साउंड होता है, मतलब कि जो ट्रैफिक साउंड होता है शहर के अंदर या फिर जो भी होता है, वो बिल्कुल धीरे धीरे शांत हो रहा होता है। मतलब कि जो वो वहाँ से चल चल के बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुकी होती है। और फिर वो ये भी बताती है कि मैं बचपन में जब छोटी थी तो यहाँ पर खेलने भी आया करती थी, और वहाँ पर एक ट्री भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और उसके नीचे एक बेंच भी, मतलब सीटिंग एरिया भी है, मतलब एक बेंच लगा हुआ है जिसके नीचे कभी कभी आकर लवर्स भी बैठा करते हैं। तो वो ऐसी बातें बताती है। फिर वो सोचती है कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, मतलब मेरे को और कैसी को मिलने के लिए, और कैसी ऐसी जगह पे कभी मना भी नहीं करेंगे मेरे से मिलने के लिए, और वो इमेजिनेशन ये करने लगती है। अब जो सोफ़ी है वो ये भी सोचने लगती है कि जो डैनी केसी है वो अपने घर से निकलकर, मतलब कि जो कैनाल था उसके साइड में चल चल कर मेरे पास आ रहे हैं, और वहाँ पर वो उनका वेट करने लगती है। अब जब वो ऐसा वेट कर रही होती है तो उसको बहुत ही टाइम लग जाता है, और अब वो ऐसा सोचने लगती है कि हाँ शायद से डैनी कैसी नहीं आएंगे। और ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगती है, मतलब कि मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ और डैनी कैसी नहीं आएंगे। तब वो ये याद करती है कि जियोफ ने उनसे उससे कहा था कि जो डैनी कैसी है वो तुमसे मिलने तो कभी भी नहीं आएंगे। फिर वो और इंतज़ार करते हैं, उसको बहुत ही टाइम बीत जाता है, और वो अलग ही इमेजिनेशन करने लगती है कि आज मेरे से अगर डैनी कैसी मिलने नहीं आएंगे तो सब लोग मुझे झूठी कहेंगे, लेकिन मुझे पता है ना कि मैं डैनी कैसी से मिली थी। वो ऐसी बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन करने लगती है, और मुझे अब अपने फ्यूचर में ये बर्डन लेकर जीना पड़ेगा कि कोई मेरे पे बिलीव नहीं करेगा और सब मुझे झूठी झूठी कहेंगे, मेरे परिवार वाले तक मेरे पे बिलीव नहीं करेंगे। और ये बातें सोच सोच कर वो अपने मन में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सोच भी रही होती है, और सारे लोग मेरे पे डाउट करेंगे। ऐसी बातें सोचने के बाद वो दोबारा भी इमेजिनेशन करने लगती है कि मैं अब मतलब कि कैसे घर जाऊँगी और ये सब चीज़ें, और जो जियोफ है उसको कैसे बताऊँगी कि डैनी कैसी मेरे से मिलने नहीं आए, और ये सारी बातें मेरे को जियोफ को बतानी होगी। अब वो उसके बारे में सोचने लगती है और आराम से घर जाने लगती है। अब वहाँ से रास्ते से चलते चलते जो सोफ़ी होती है वो एक पब के सामने से गुजरती है, जहाँ पर देखती है वो वहाँ पर उसके फादर की साइकिल खड़ी होती है। मतलब कि फिर वो ये सोचती है कि हाँ सर चलो अच्छा है, मेरे जो फादर वो पब में, अब मैं घर जाऊँगी तो घर पे मेरे को वो नहीं मिलेंगे। वहाँ से चलते 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 वो उस आर्केड में पहुँच जाती है जहाँ पे वो बताती है कि मैं यहाँ पर डैनी केसी से मिली थी, और दोबारा वो उस इमेजिनेशन को दोबारा करती है कि कैसे मैं डैनी केसी से मिली, कैसे मैंने उनसे बात की, मतलब एक्सक्यूज़ मी आप ही डैनी केसी हो? तो वो कहते हैं हाँ मैं ही डैनी केसी हूँ, और ये सारी बातें वो दोबारा से रिपीट करने लगती है। और वो कहती ये भी सोचती है कि मैं उनसे मिलूँगी तो कैसे बताऊँगी कि कैसे हम मेरा पूरा परिवार हम हर संडे मतलब कि हर वीक में आपका मैच देखने जाते हैं।
अब वो अपनी इमेजिनेशन में ऐसा सोच रही होती है कि जो डैनी कैसी है वो बिल्कुल ही उसकी हाइट के, मतलब कि उनकी आइस उनके आंखों के सामने वो भी दिखने में बिल्कुल जेंटल है, उनकी जो आंखें हैं वो ब्राउन है, उनके जो नोज़ है उनके ऊपर पोर्स होंगे, दिखने में बहुत ही हैंडसम होंगे, जो कलर है बिल्कुल फेयर है, और ऐसी बातें सोचने लगती है। और ये भी बताती है उसकी इमेजिनेशन में, मतलब कि जो डैनी केसी है वो बिल्कुल गज़ल की तरह लगता है। गज़ल बेसिकली एक ऐसा जानवर होता है जो जिसकी जो आइज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर टाइप की होती हैं, इसीलिए वो उससे उनको कंपेयर भी करती है। वो ये भी बताती है कि जब वो स्माइल करते हैं तो उनकी स्माइल कितनी अच्छी है, जो उनके दांत हैं उनके दांतों के बीच में गैप भी है, उनकी आइज़ बिल्कुल ग्रीन कलर की है, ये सब बातें बताती है। फिर वो बोलती है कि क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिलेगा आपका, तो वो बताते हैं कि नहीं मेरे पास पेन नहीं है। तो जो सोफ़ी होती है वो भी कहती है कि मेरे पास पेन नहीं है, और ये बात फिर वो उन्हें बोलती है कि ये बात सुनकर मेरे जो भाई हैं मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएंगे, और वो वहीं आर्केड में खड़े होकर यही सब बातें सोच रही होती है कि जो उनकी वॉइस है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, मतलब कितनी ज़्यादा पतली है, बिल्कुल अच्छी है, जो उनकी आइज़ है उसके अंदर डूबने का मन होता है ऐसा। ये सब बातें वो सोचने के बाद वहीं खड़े खड़े रहती है, और वो दोबारा अलग ही सोच में चली जाती है जब वो मैच में जो वो फैमिली के साथ पिछली बार जब वो अपनी फैमिली के साथ गई थी मैच देखने, तो कैसे जो डैनी केसी है उसने जो दो डिफेंडर थे उनके बीच से कैसे उस बॉल को पास किया और डजन यार्ड्स दूर से उसको गोल किया था, और उन्होंने वो मैच जिताया था। इस बारे में वो फिर सोचने लगती है, और वो ये भी बताती है कि अपनी इमेजिनेशन में जब वो सोच रही होती है तो जो वहाँ पर 50,000 लोग होते हैं जो कि स्टेडियम में बैठे होते हैं, वो जब गोल करने जा रहा होता है तो उनकी नज़रें कैसे उनके बॉल पर होती है, और वो सारी चीज़ें महसूस कर रही होती है कि कैसे जब वो जैसे ही बॉल को किक मारते हैं तो कैसे साउंड आता है, और जैसे ही गोल होता है तो लोग कैसे चिल्लाने लगते हैं बिल्कुल खुशी के मारे। तो उसकी यही सारी इमेजिनेशन के बारे में इस स्टोरी में बताया, और यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब इस स्टोरी से हमने सीखा क्या, हमारा कंक्लूज़न क्या निकला कि जो टीनेजर्स होते हैं उनमें जो उनकी फैंटाइजेसीज होती है, मतलब वो जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता, उनको रियल वर्ल्ड में अपने बहुत ही सारे ड्रीम से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इससे हमने सीखी। ये तो इस चैप्टर का पार्ट 2 था। अगर आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ना है तो इसके उसके लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी आपको। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को ज़रूर सब्सक्राइब करना।